एक बात और हो रही है प्रेम कुमार जी, वो ये कि क्या एनडीए के जो घटक दल हैं, 5 दलों का गठबंधन है बिहार में, फिर चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में भी भागीदारी रखते हो। कुछ दलों के उतने विधायक नहीं है, इसलिए राज्य सरकार में नहीं शामिल है, जैसे कि बीजेपी खुद है, जेडीयू है, लोजपा रामविलास है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी है। लोग कह रहे हैं कि यह एकजुटता भी इस विधानसभा चुनाव में नहीं दिखी है। चिराग पासवान प्रशांत किशोर की एक निकटता की बात 2025 में भी हो रही थी, अब भी हो रही है। कहा जा रहा है कि फोन करके बधाई भी दी है चिराग ने। नीतीश कुमार दिल्ली वाली राजनीति में आ चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम बातें होती है। क्या आपको लगता है कि एनडीए भी टूटा हुआ दिखा है इस उपचुनाव में? सबसे ज्यादा वोट तो प्रशांत किशोर को एनडीए का ही मिला है, तभी तो 49.5% पहुंचे हैं। और जिनको 65% वोट मिल रहा था वो घट करके 34% पर आ गया। तो ये तो निस्संदेह स्पष्ट है कि एनडीए का वोट टूट करके प्रशांत किशोर को मिला है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सवर्ण का मिला है, सभी तबके का मिला है। 49.5% का मतलब ही होता है कि वो सभी का वोट मिला है, तभी वो यहां तक पहुंचे हैं। तो प्रशांत किशोर एक उम्मीद बनकर के सामने आए हैं कि ये लेफ्ट, क्षमा कीजिए, एनडीए और उनके विरोधी इंडिया गठबंधन के बीच, यानी वो नीतीश कुमार वाली जगह भी आप कह सकते हैं। जब आरजेडी की सियासत होती थी तो पिछड़ा से को भी अति पिछड़ा और अलग अलग वर्गों में बांट करके जो नीतीश कुमार ने एक वर्ग अपने लिए बनाया, जो 17-18% का वोट बैंक इसलिए हो जाता था कि अति पिछड़ा प्लस सवर्ण प्लस मुस्लिम जोड़ करके वो इतने वोट ले लेते थे। क्योंकि मुसलमान वोटों में एनडीए में अगर कोई वोट हासिल करने की क्षमता रखता है तो वो नीतीश कुमार हैं, और किसी पार्टी को तो वोट मिलता नहीं मुस्लिम वोट। तो ये जो कैरेक्टर है, क्योंकि प्रशांत किशोर को मुसलमान भी वोट दे रहे हैं, तो वही कैरेक्टर दरअसल प्रशांत किशोर बिल्डअप कर रहे हैं। फर्क यही है कि अति पिछड़ा की जगह वो उनके साथ में सवर्ण जुड़ता हुआ दिख रहा है, सवर्ण प्लस अदर्स हैं, जबकि नीतीश कुमार के साथ में अति पिछड़ा प्लस अदर्स थे, उसमें मुस्लिम का भी एक कुनबा था। और ये एक फर्क जो दिख रहा है, और मुझे लगता है कि बीजेपी की सियासत को ये सूट करता है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं आरजेडी वाले सवालों पर। सर, आरजेडी को लेकर दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक बात हो रही है पटना में कि तेजस्वी यादव ने खुद ही बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक तरह से प्रशांत किशोर के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था कि आपको लड़ना है, लड़िए। 5 जुलाई को राजद अपना स्थापना दिवस मनाती है, 1 जुलाई को ही तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे, बाद में लौटे, एक रोड शो किया उन्होंने, बाकी बस खाना पूर्ति कर दी बस। क्या आरजेडी ने पर्दे के पीछे सच में प्रशांत किशोर की मदद की है, जैसी बातें कही जा रही हैं? दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस ने मदद की है। बांकीपुर उपचुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब वोट मांगने वो निकले थे तो उन्होंने आरजेडी के लिए वोट नहीं मांगा, रेखा गुप्ता के लिए वोट नहीं मांगा, उन्होंने पीके के लिए वोट मांगा। देखिए, औपचारिक रूप से कांग्रेस ने आरजेडी का ही समर्थन किया, लेकिन मैंने व्यवहारिक रूप बताया कि कांग्रेस के समर्थक आरजेडी के और आकर्षित नहीं हुए, वो प्रशांत किशोर की तरफ हुए। और इसमें दलगत दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब बीजेपी के वोटर्स भी अगर प्रशांत किशोर की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो यहाँ कांग्रेस का तो उम्मीदवार भी नहीं था, उसके पास तो विकल्प खुले हुए थे। आरजेडी का जो वोटर्स है वो जब अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, उसका एमवाई समीकरण कमजोर पड़ रहा है, तो कांग्रेस को तो ब्लेम किया ही नहीं जा सकता कि उसके सिंपैथाइजर प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं। तो ये आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने आरजेडी का ही समर्थन किया, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर कांग्रेस के वोटर्स प्रशांत किशोर को वोट देते दिखे। ये फैक्ट है, धरातल पर यही बात सच है। अब इसमें जैसे तेजस्वी यादव जी के बारे में आपने कहा कि वो उतने गंभीरता से ये चुनाव नहीं लड़े, तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट इस बात की तस्दीक करता है, जो कि उनके ही परिवार से हैं, हालांकि असंतुष्ट है, लेकिन वही भाषा उन्होंने कही। और दूसरी बात है कि जब तेजस्वी यादव जैसे युवा राजनेता पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी जब हार मिली थी तो वो बहुत समय तक नहीं आए थे सबके सामने में, और इस बार भी हार के बाद बहुत समय तक सामने नहीं आए। और बाई इलेक्शन को शायद उन्होंने इस रूप में देखा कि इससे कोई सरकार आना जाना तो है नहीं,
लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये अपने लॉन्च पैड की तरह ये बाई इलेक्शन था कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो वो नहीं कर पाए, वो उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। प्रशांत किशोर के लिए ये इसलिए भी अलग था क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने की जो इच्छा दिख जताई थी वो तेजस्वी यादव के खिलाफ जताई थी। बिल्कुल, एक बात और हो रही है प्रेम जी, एक सवाल और उठ रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है, खासकर बीजेपी के लोगों का, कि तेजस्वी ने पीके की पर्दे के पीछे मदद इसलिए भी की क्योंकि पिछली बार पीके ने कह दिया था कि राघोपुर से लड़ जाऊं क्या। वो गए थे वहां पर अपना काफिला लेके बहुत बड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने कदम पीछे खींच लिए, कहा कि मैं अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करूंगा। तेजस्वी को यह डर था कि कहीं 2030 में आके राघोपुर में न कूद जाएं, उससे अच्छा है इनको बांकीपुर में मदद कर दो। बांकीपुर अगर ये जीत गए तो हमेशा के लिए बांकीपुर ही इनकी खुद का विधानसभा क्षेत्र बन जाएगा। देखिए वैभव जी, ये तो कयास है, क्योंकि कोई भी नेता इतना डरपोक तो नहीं होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में कोई आके उनको हरा देगा इसीलिए अभी से भी योजना लगाए। वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष इतना डर करके तो राजनीति नहीं कर सकता है। ये बात सच है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जेस्चर दिखाया था चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर ने। इसी को मैंने तब भी कही थी ये बात कि ये प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने अपने लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपोजिशन को चुन लिया, उसी दिन उनकी हार और करारी हार तय हो गई थी। और इसीलिए मैंने कहा था कि इनको 4-4.5% से वोट ज्यादा नहीं आएगा। लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे और वो 3.5% से थोड़ा ज्यादा आया, उस मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कम आया, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक भूल की थी और इस भूल को इन्होंने सुधारा। इस चुनाव उन्होंने बांकीपुर को चुना, जो नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके विधानसभा चुनाव को चुना, क्षेत्र को, और ये दिखाया कि जैसे वो बीजेपी का विकल्प बनना चाहती है। अलग बात है, हमारा विश्लेषण हो सकता है वो बीजेपी का विकल्प नहीं होंगे, वो उनका एलआई होंगे, ये सब हो सकता है, लेकिन जनता के सामने उन्होंने दिखाया कि बीजेपी को हम हरा सकते हैं, नितिन नवीन को हम हरा सकते हैं, 65% वाली सीट को में हम जीत सकते हैं, ये उन्होंने दिखाया। तो राजनीतिक भूल को प्रशांत किशोर ने सुधारा है। ये कोई तेजस्वी यादव से अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव इनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके लड़ेंगे, खुल करके आ जाते, तब भी चुनाव परिणाम शायद बाइपोलर ही होता। तो वो ये बात नहीं मानी जा सकती कि प्रशांत किशोर को जानबूझ करके तेजस्वी यादव चुनाव जिताना चाह रहे थे, बल्कि जनता जो है वहां एक प्रयोग के तौर पर एक मौका, एक बड़ा दे रही थी, जो कि बड़ी शख्सियत हैं, उनके सामने दूसरा कोई उम्मीदवार ठहरता भी नहीं था। ये कह सकते हैं कि ना तो आरजेडी ने ना तो बीजेपी ने प्रशांत किशोर के कद काठी का उम्मीदवार उनके सामने दिया, वरना ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो सकता था, लेकिन ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने के बजाय ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया और इसमें बीजेपी ने बुरी तरह से बीजेपी को हार मिली। जी बिल्कुल। सर, अब भविष्य के सवालों पर आते हैं। आरजेडी के लिए क्या खतरे की घंटी बज चुकी है? पिछले 2 चुनावों से सीमांचल में मुस्लिम वोटों की दावेदार एआईएमआईएम हो चुकी है, 5 विधानसभा सीटें जीत चुकी है। 2020 में 5 जीती थी, 2025 में भी उसने 5 सीटें फिर से निकाल ली। अब क्या मुस्लिम वोटों की नए दावेदार प्रशांत किशोर की पार्टी भी आ गई है? एमआई समीकरण क्या पहले की तरह मजबूत रहेगा या तेजस्वी को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, एक बात, बेसिक बात समझनी होगी कि इस देश में मुस्लिम वोटर्स मुसलमानों की पार्टी के साथ जुड़ करके अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए इस देश में कभी भी मुसलमानों के लिए राजनीति करने वाली पार्टी आगे नहीं बढ़ी है। वो तीसरी मध्य मार्गी पार्टी या कांग्रेस या इस तरह से जुड़ करके ही मुसलमान वोट देते रहे हैं। तो अभी भी एमआईएम वैसे क्षेत्रों में जहां की मुस्लिम बहुल रियल में 40%, 50% वाली जो सीटें हैं, वहां तो वो स्कोर कर सकती है, वहां कुछ सीटें इनका नुकसान हो सकता है, लेकिन पैन बिहार में, पैन स्टेट में या पैन इंडिया में भी एआईएमआईएम के साथ में पूरा मुसलमान खड़ा हो जाए, उनको पता है इसका प्रतिफल हार ही होना है, क्योंकि धर्म के आधार पर आप पार्टी बनाएंगे या चुनेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पराजय मिलेगी। जीत वही मिलती है जब मुस्लिम वोट के साथ में कोई बड़ा वोट बैंक फिक्स होता है, जैसे M+Y।
इस तरह का समीकरण जब बनता है तभी रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा खतरा प्रशांत किशोर से है, क्योंकि बीजेपी के विरोध की राजनीति का वोट अगर बंट गया तो फिर आरजेडी को नुकसान है और बीजेपी को फायदा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के कैरेक्टरिस्टिक से अलग कोई विकल्प आए, तो वो विकल्प यहाँ प्रशांत किशोर। अब देखिए तमिलनाडु में टीवी के विकल्प बन करके अचानक सामने आ गया, तो बाद में कांग्रेस उसके साथ चली गई, वो बात अलग है। यहां भी हो सकता है कि कांग्रेस या बीजेपी जो भी प्रशांत किशोर तय करेंगे कि उनकी राजनीति क्या होगी, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति बीजेपी को सूट कर रही है और आरजेडी को नुकसान कर रही है। आपसे ही आपका प्रश्न है, उनको नुकसान कर रही है, लेकिन इसमें किसी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम कोई बड़ा फैक्टर नहीं होंगे, प्रशांत किशोर उनसे बड़ा। बिल्कुल सर, बीजेपी के लिए भी क्या खतरे की घंटी है? आप जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी को प्रशांत किशोर की राजनीति सूट करती है, लेकिन सर क्या बांकीपुर वाला समीकरण पूरे राज्य में, अभी 4.5 साल हैं प्रशांत किशोर के पास, 2030 में होंगे अगले विधानसभा चुनाव, अगर 4.5 साल वो बाकी 242 विधानसभा सीटों पर खूब मेहनत करते हैं और यही वाला समीकरण वहां भी बिठाने की कोशिश करते हैं, तो क्या पूरे राज्य के सवर्ण मतदाता या युवा वर्ग पीके के साथ जाएगा तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, ये मुमकिन नहीं है। इसकी वजह यह है कि बांकीपुर एक ऐसी सीट है जो शहरी मतदाताओं वाली सीट है और जहां पर कि सवर्ण की संख्या अच्छी खासी है। पूरे बिहार में सवर्ण की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बांकीपुर में है। तो बांकीपुर में तो ये परिणाम देखने को मिल सकता है, लेकिन ये गोलबंदी अगर सवर्ण बिहार में दिखाएंगे तो सवर्ण के खिलाफ भी तो गोलबंदी होगी, तो चुनाव परिणाम वैसे नहीं होंगे जैसे बांकीपुर में हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना सर, उनका कहना था कि ये लंबे अरसे के बाद भारत की राजनीति में देखने को मिला है। नेहरू के जमाने में या इंदिरा के शुरुआती दौर में ऐसा देखा जाता था, जब सवर्ण मतदाता और मुस्लिम मतदाताओं की पसंद कांग्रेस ही हुआ करती थी, वो फिर से बांकीपुर में देखने को मिला है। सवर्ण मुस्लिमों का गठजोड़ भी एक तरह से, कि मुस्लिम भी पीके को जिताना चाहते थे और सवर्ण मतदाता भी। प्रशांत किशोर को लेकर भी मेरा अगला सवाल होगा, पीके अब आगे क्या करने वाले हैं? अभी मैं पढ़ रहा था, अभी वो मुंबई पहुंचे हुए हैं, सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर रहे हैं। अभी अपनी चुनावी रणनीतिकार वाला काम वो खुद तो कहते हैं कि बंद कर दिया है, लेकिन कर ही रहे हैं, उससे साफ जाहिर है। अभी वो क्या करेंगे? बहुत सारे पुराने नेताओं ने उनको बधाई दी है, जो जनसुराज से पहले जुड़े थे, बाद में छोड़ दिया था हार के बाद, जैसे रितेश पांडे जो उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र करगहर से चुनाव लड़े थे, उन्होंने बधाई दी है। क्या अब लोगों का भरोसा मजबूत हुआ होगा कि हाँ, पीके सच में कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, वो कमाल भी दिखा सकते हैं? देखिए, बांकीपुर से बहुत बड़ा संदेश है और जनसुराज के लिए पिछले डिबैकल जो विधानसभा चुनाव में हुआ उससे उबरने का एक बहुत बड़ा जेस्चर है, बहुत बड़ा संदेश है। तो अब विधानसभा में पहुंच गए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन आज उनकी भाषा जो है वो बीजेपी को कंस्ट्रक्टिव मदद करने वाली भाषा है। जीत के बाद आप देखेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ उदार होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके सलाहकार बन करके देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं देखता। मुझे लगता है कि नए नए राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित हो रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ विरोध करना, वो जानते हैं कि इकलौता व्यक्ति विरोध भी करके क्या कर लेगा, और विरोध करते हुए वो आरजेडी और तेजस्वी के साथ अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो वो सरकार के से बहुत कड़ा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, सिवाय इसके कि सम्राट चौधरी अयोग्य हैं, कम पढ़े लिखे हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, बीजेपी नेतृत्व को चाहिए कि वो नेतृत्व बदल दे। यानी उनको बीजेपी से कोई विरोध अब भी वो दिखाना नहीं चाहते, वो सम्राट चौधरी से और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से विरोध दिखाना चाहते हैं। तो ये बताता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर की राजनीति का जो एलिवेशन, ये इंक्लिनेशन जो होगा वो बीजेपी के टुवार्ड्स ही रहने वाला है। जी बिल्कुल। पिछले 2-3 महीनों में सर देश की राजनीति में भी बीजेपी के खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है, खासकर केंद्र सरकार को लेकर या राज्य सरकार को लेकर भी, तमाम राज्यों की,
पहले सीजेपी आंदोलन होता है, उससे पहले ही राम मंदिर चंदा चोरी वाला केस आ जाता है, नीट पेपर लीक को लेकर ये आंदोलन होता है, इथेनॉल वाला मामला गडकरी जी को लेकर तमाम आलोचनाएं हो ही रही हैं। क्या इस वक्त पिछले 12 सालों में पहली बार बीजेपी मुश्किल में है? क्या वो यूपीए 2 वाले ढर्रे पर चलना शुरू कर दी है, जैसे 2011 से माहौल बनना शुरू हो गया था? 3 साल थे लोकसभा चुनाव के, 14 में आकर सत्ता गंवानी पड़ी, अभी भी 3 साल बचे हैं। क्या आपको लगता है कुछ चीजें दोहराई जा रही हैं, सरकार खिलाफ माहौल बन रहा है? देखिए, चंदा चोरी ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग बीजेपी से नाराज तो हैं, लेकिन बीजेपी के समांतर जो राजनीति हो रही है उनके साथ जाने के लिए कुछ और फैक्टर्स का होना जरूरी है। जैसे आप बांकीपुर में देख रहे हैं, उनको प्रशांत किशोर के रूप में एक उम्मीद दिखी तो गए वोटर्स। वहां पर चंदा चोरी का भी मुद्दा रहा होगा, लेकिन क्या आपने कभी चंदा चोरी का मुद्दा प्रशांत किशोर को उठाते सुना है? प्रशांत किशोर ने कभी चंदा चोरी का मुद्दा नहीं उठाया, चढ़ावा चोरी का मुद्दा नहीं उठाया। वो जानते हैं कि बीजेपी के वो वोटर्स हम दूसरे मुद्दे पर उनको आकर्षित कर ले वो बेहतर है। हम चंदा चोरी जैसे मुद्दे पर बीजेपी को आकर्षित नहीं करें, ये उनकी राजनीतिक योजना है। बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे होगा, दतिया को लेकर, दतिया में भी उपचुनाव हुआ था, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, आशुतोष तिवारी नाम के एक संगठन से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया, वहां भी पार्टी हार गई, 23 में भी हारी थी। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती है, 2005 से लगातार सत्ता में है बीजेपी, कमलनाथ के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दे तो भारी बहुमत मिला था 2023 के आखिरी में। क्या वहां भी चीजें बिगड़ रही हैं, वहां से जा रही हैं? जीतू पटवारी जिस तरह से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी। देखिए वैभव जी, तो सिर्फ बिहार बांकीपुर में तो प्रशांत किशोर करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, लेकिन दतिया में तो प्रशांत किशोर या उनके जैसी कोई तीसरा विकल्प उनका नहीं था। तब दतिया में भी जब ऐसी चीजें हुई हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी की बूथ बीजेपी हार गई या बीजेपी बुरी तरह से हारी है, जो हार उनको नहीं होनी चाहिए थी वो हुई है, तो यहाँ क्यों हुआ है? इसमें जीतू पटवारी का अपना संघर्ष और कांग्रेस का की उपलब्धि तो है, लेकिन बीजेपी अपना बूथ बचा नहीं पाई है बड़े बड़े नेताओं को। ऐसे भी देखिए, बीजेपी की एक शैली रही है चुनाव लड़ने की कि चुनाव में पूरे मंत्री सांसद सबको झोंक दिया जाए। तो दतिया में वो बात असर क्यों नहीं दिखे? तो बांकीपुर और दतिया दोनों को जोड़कर देखें, तब ये मतलब निकलता है कि चलिए वहां तो प्रशांत किशोर फैक्टर थे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो है वो है कि ऐसे उपचुनाव में जिसमें सत्ता नहीं तय होती है, वहां जिसमें कि प्रशासनिक दुरुपयोग का बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगता है, क्योंकि उससे दिया है भाजपा के नेतृत्व को। तो ऐसे चुनाव में नतीजे बीजेपी के खिलाफ नैसर्गिक रूप से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सवाल कि जो बड़े पैमाने पर चुनाव होते हैं, सरकार बदलने वाले चुनाव होते हैं, क्या उसमें प्रशासन तंत्र पर सत्ता का दखल जो है वही निर्णायक होता है? ये प्रश्न जो है नए सिरे से जिंदा होता है यहाँ। हालांकि इसमें गुजरात हम शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में एक अलग पैटर्न है, वहां लगातार बीजेपी जीत रही है, विपक्ष और सत्ता के बीच बहुत बड़ा फासला है, तो वो पैटर्न यहाँ पर सूट नहीं कर रहा। लेकिन मध्य प्रदेश और बिहार ना करके वो प्रश्न मजबूत हैं, और कई लोग बोलते हैं कि वो चुनाव में बीजेपी हार जाती है, लेकिन निर्णायक चुनाव में नहीं हारती है। आपने सम्राट चौधरी का भी उदाहरण दिया उनके बयान से कि उत्तर प्रदेश में कभी गोरखपुर, फूलपुर और कैराना 3 सीटें बीजेपी खो चुकी थी। विधानसभा चुनाव जब आया तो वो जीत गई थी, तो उसमें भी वो प्रश्न उसमें शामिल है कि क्यों जीत गई थी और क्यों हार गए थे। तो क्या प्रशासन तंत्र और सत्ता में होने का फायदा जो आरोप लगाया जाता है वो कहीं वजह तो नहीं है कि बाई इलेक्शन आ जाती है बीजेपी और मेन इलेक्शन में जीत जाती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.